गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह होंगे घर पर और अपनी पढ़ाई का ऑनलाइन एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से आप सबके लिए हाजिर होता है। आज का हमारा जो टॉपिक का सब्जेक्ट है, जो टाइटल है वो है विद्युत द्विध्रुव। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और आगे इसी के एक पार्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, और समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा। और मेरा मानना यह है कि पहले परिभाषा को आपको दिखाई जाए, उसे आपको सुनाया जाए, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा तंत्र या निकाय होता है, ठीक है, इसे एक ऐसा सिस्टम कहा जा सकता है, एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा तंत्र कहा जा सकता है जिसमें कि दो असमान प्रकृति के आवेश उपस्थित हो। देख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ विजातीय। विजातीय मतलब इनकी जाति समान नहीं है, अर्थात अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रकार के, जिन्हें आप कह सकते हैं असमान प्रकृति के। वो दोनों उपस्थित हो, लेकिन उन दोनों के बीच में दूरी अत्यल्प हो, अर्थात बहुत कम हो। वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कैसी हो? बहुत कम हो। तो इस प्रकार बने एक सिस्टम को, बने एक निकाय को ही हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है? कहने में कुछ नहीं है, कोई राशि नहीं है, ये बना हुआ एक ऐसा निकाय, आवेशों की उपस्थिति से बना हुआ एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश हों और उनके मध्य की दूरी बहुत कम हो। तो इस प्रकार के निकाय को ही हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। उन दोनों आवेशों के मध्य, पहली बात, दूरी बहुत कम हो, अत्यल्प दूरी पर उपस्थित हो, और दूसरी बात कि उन दोनों का जो परिमाण है वो एक समान हो। परिमाण का मतलब क्या है? आवेश, आवेशों का जो मान है, आवेशों का मान का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात परिमाण एक समान होना चाहिए। भले ही वो विपरीत या अलग अलग प्रकार के आवेशमय हैं, लेकिन उनका परिमाण जो है, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो एक समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो 4 माइक्रोकूलम का हो, एक 4 कूलम का आवेश हो और एक 2 कूलम का आवेश हो। तो इस प्रकार जो बना सिस्टम है, इस बना निकाय है, वो विद्युत द्विध्रुव नहीं कहलाता। विद्युत द्विध्रुव कुछ ही निकायों को कहा जाता है। अब मैं कुछ उदाहरणों से इसे समझाता हूँ। देखिए, आप सबने NaCl के बारे में सुना होगा। NaCl एक अणु का निर्माण करता है, इसमें दो परमाणु कण या दो कण मिलकर एक अणु का निर्माण करता है। लेकिन इसका निर्माण करने में दो तत्वों ने या दो कणों ने अपनी भूमिका निभाई थी। पहला था Na और दूसरा था Cl। जैसा कि आप लोग जानते हैं, Na के ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस, धनात्मक प्रकृति का होता है, और जो Cl के ऊपर आवेश होता है वो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। लेकिन इन दोनों की प्रकृति अलग होती है, फिर भी इन दोनों का जो आवेश का मान है, परिमाण है, वो एक समान होगा। दूसरा, इसी तरीके से उदाहरण ले लेते हैं HCl का। हाइड्रोजन क्लोराइड भी दो प्रकार के आयनों से मिलकर बनी है। पहला धनात्मक आयन H+ और दूसरा ऋणात्मक आयन क्लोरीन। ठीक है, Cl-। आप देख सकते हैं दोनों ही उदाहरणों में प्लस और माइनस, अर्थात दो प्रकार के आवेश उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, अर्थात परिमाण दोनों का समान है। तो इस प्रकार के बने हुए निकाय, इस प्रकार का बने हुए सिस्टम को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्लियर होगा सर? अब हम इसे विद्युत द्विध्रुव को एक ग्राफिकली या ग्राफिक के जरिए हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम इसे डायग्राम से आपको समझा सकता है। और आप डायग्राम के रूप में इसे देखिए तो आपको माना, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट माना कि दो आवेश है। पहला आवेश ले लिया मैंने -Q, ये आपके लिए ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब इस -Q से कुछ दूरी पर एक और आवेश उपस्थित है, और वो आवेश है धनात्मक प्रकृति का, वो ले लिया +Q। ठीक है, यहाँ पे दो आवेश आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्राफिक में।
और इन दोनों की दूरी को मान रहे हैं, बहुत अत्यल्प दूरी है, वो है 2a। ठीक है, a जो है वो एक सिंबल है। आप a की जगह r ले सकते हैं, a की जगह l ले सकते हैं, a की जगह k ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन मैंने इस दूरी को 2a माना है, जो कि एक अत्यल्प और सूक्ष्मतम दूरी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये दूरी हो गई। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि एक बन चुका एक सिस्टम है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 आवेश भी हैं और दोनों के मध्य बहुत कम दूरी है। और दूसरी बात, दोनों आवेशों का जो प्रकृति है वो अलग अलग है। ये ऋणात्मक प्रकृति का है, वो धनात्मक प्रकृति का। तो एक सिस्टम बन के तैयार हो चुका है और इसी सिस्टम को, इसी तंत्र या निकाय को कहा जाएगा हमारे लिए विद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं आगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव जब आप किताब में टॉपिक देखेंगे या पढ़ेंगे नोट्सों में, तो कुछ संबंधित परिभाषाएं, उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस भी उसमें दे रखी है। ठीक है, जैसे पहली डेफिनेशन आ जाती है मुख्य केंद्र बिंदु, दूसरी डेफिनेशन आ जाती है मुख्य अक्षीय रेखा और तीसरी डेफिनेशन आ जाती है निरक्षीय रेखा। अब इन परिभाषाओं को भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है, पहली परिभाषा मुख्य केंद्र बिंदु और मुख्य अक्ष की क्या होती है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा उसकी मुख्य अक्षीय रेखा कहलाती है। अर्थात अब आ जाइए ग्राफ में। देखिए, पहला आवेश है ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू वाला और दूसरा आवेश है प्लस क्यू वाला। इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है उसे कहेंगे अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन, इस अक्षीय रेखा के मध्य बिंदु, यानी कि इनका जो केंद्र बिंदु है, मध्य का बिंदु, उस बिंदु को कहेंगे केंद्र बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए केंद्र बिंदु, जिसे नाम दे दिया है ओ, डिनोट कर दिया ओ से। ये इसके लिए केंद्र बिंदु बन जाता है। अर्थात अक्षीय रेखा के मध्य बिंदु को ही केंद्र बिंदु कहते हैं और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं आगे, अगली परिभाषा निरक्षीय रेखा। तो इस अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाले, जो इस मुख्य केंद्र से गुजरती है, पास होती है, तो अक्षीय रेखा के या दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाले, केंद्र से गुजरने वाली रेखा को उसकी निरक्षीय रेखा कहते हैं। आई बस समझ में आपको? यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अक्षीय रेखा क्या होती है, निरक्षीय रेखा क्या होती है, मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है। ये 3 परिभाषाएं आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग अपने विद्युत द्विध्रुव को खत्म कर रहे हैं और आप लोग अपनी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो अपनी वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए और दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको उम्मीद करता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी छोटे से शब्दों में आपको यही कहूँगा कि विद्युत द्विध्रुव कुछ भी नहीं है सिवाय एक तंत्र के, सिवाय एक निकाय। निकाय क्या, एक तरह का सिस्टम है। वो सिस्टम जहाँ 2 आवेश उपस्थित हैं, दूरी बहुत कम है लेकिन प्रकृति असमान है। तो इस प्रकार बने हुए सिस्टम को, इस प्रकार बने हुए निकाय को ही हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब विद्युत द्विध्रुव का जो व्यवहार है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम व्यवहार किस तरीके से करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर को ही गणितीय रूप में दर्शाना ही आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो आप इसी शब्दों में ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो व्यवहार दर्शाता है उसके गणितीय रूप को ही उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन उसकी परिभाषा किस तरीके से बनाई जाती है, उसे समझाया कैसे जाएगा गणितीय रूप में, वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सभी। मैंने अभी आपको विद्युत द्विध्रुव समझाया, अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी विद्युत द्विध्रुव से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इस टॉपिक के बारे में। धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपके सामने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैंने लिख चुका हूँ और मैंने भी आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव ये जो सिस्टम है, जिस तरीके से व्यवहार दर्शाता है, उस व्यवहार को दर्शाने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की कल्पना की गई है।
अब विद्युत ध्रुव आघूर्ण है क्या? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी आवेश ले सकते हैं, माइनस क्यू वाला, प्लस क्यू वाला, अब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब जरा इसे समझिए ग्राफीय रूप से। देखिए, आपने यहाँ पे अभी कल्पना की थी कि ये एक ऐसा आवेश है माइनस क्यू वाला प्रकृति का, और यहाँ जो आवेश है वो है प्लस क्यू आवेश प्रकृति का। ठीक है, ये एक तरीके से आपने विद्युत द्विध्रुव को निर्माण किया। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा इसके लिए? द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, माना ये आवेश का परिमाण हो गया क्यू, माइनस प्लस कोई सा भी आवेश ले लिया था, उसका परिमाण होगा क्यू, और इनके मध्य की दूरी कितनी है? 2a। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा? किसी एक आवेश के गुणनफल परिमाण तथा दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किस सिंबल से दर्शाते हैं? कोई ना कोई अल्फाबेट हम लोग लेते हैं, जिस अल्फाबेट की मदद से हम कोई ना कोई भौतिक राशि को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाने के लिए जिस इंग्लिश अल्फाबेट का यूज किया गया है वो है स्मॉल p। ठीक है, तो इस p के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2aq। आई बात समझ में? अब बात करते हैं जो इसकी दिशा के बारे में है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है और इसमें दिशा का ज्ञान होता है। ये एक सदिश राशि है, आपको मैं क्लियर कर दूं क्यों होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो दूरी है वो क्या है? विस्थापन। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण में जो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो है, उस दूरी को हमने क्या नाम दिया है? विस्थापन। और विस्थापन कैसी राशि होती है हमारे भौतिक राशियों में से? सदिश राशि। विस्थापन कैसी है? सदिश राशि। तो सदिश राशि होने की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि हो जाती है? सदिश राशि। तो यहाँ पे जो दूरी है 2a, उसके ऊपर भी सदिश का साइन आ जाता है, तो ये q हो जाता है आवेश। तो सूत्र बन जाता है आपके लिए, फॉर्मूला बन जाएगा p वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर q। ठीक है, एक सदिश राशि है। अब इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। भाई, इसका मात्रक क्या है? मात्रक जानना जरूरी होता है क्योंकि हर किसी भौतिक राशि का कोई ना कोई मात्रक जरूर होता है। तो इस भौतिक राशि यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का भी एक मात्रक होगा, और उसका मात्रक क्या बनेगा? देखिए, मात्रक जो हो जाएगा p वेक्टर बराबर, इसके मात्रक को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? दूरी है, दूरी को किस में मेजर करते हैं? दूरी का सही मात्रक क्या है? मीटर। और आवेश है, आवेश को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम में। तो इसका राशि का मात्रक हो जाएगा कूलम इनटू मीटर। ठीक है, इस राशि का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम इनटू मीटर। आ रही बात समझ में? तो मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसकी विमा के बारे में। तो इसका जो विमा होगा, इस भौतिक राशि की जो विमा हो जाएगी, उस विमा को भी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका विमा, दो भौतिक राशियां दे रखी है अलग अलग, इन भौतिक राशियों की विमा निकाल कर हम द्विध्रुव आघूर्ण की विमा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं जो कूलम होता है अर्थात आवेश, आवेश की विमा क्या होती है? वो होती है m0, क्योंकि मास तो होता नहीं है, उसमें क्या होता है? L1 और T1। ठीक है, आएगा समझ में? सॉरी, L0 और E1 धारा, यानी कि आवेश का जो मात्रक हो जाता है वो होता है m0, L0, T1, A1। और इसी तरीके से मीटर यानी कि जो दूरी है उसकी विमा क्या है? m0, L1, T0। तो हम लोग अगर निकाला जाए तो इन दोनों की विमा क्या बनती है? m0, ठीक है, m0 तो m0 है गुणनफल में भी, L0 यहाँ पे L1 है तो L1, T1 और A1। तो इस भौतिक द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा बन जाती है वो बन जाती है m0, L1, T1, A1। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाती है।
अब जो सबसे बड़ी बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी हमारे बुक में दे रखे। ठीक है, आपको मैंने अभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझाया। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव जो व्यवहार दर्शाता है उसका गणितीय रूप में कल्पना की गई है और उस गणितीय रूप को दर्शाया गया है और उसी रूप को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा कैसे बनाएंगे अपने शब्दों में कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा समझाया जाता है। दर्शाते किससे हैं? स्मॉल पी से। ठीक है, अल्फाबेट जो है इसका स्मॉल पी है। सूत्र क्या बनता है? पी वेक्टर बराबर 2aq वेक्टर। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा होती है, दिशा का ज्ञान होता है, क्योंकि जो यहाँ भी दूरी की जो दिशा है वो -q से +q की ओर होती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो मात्रक है, मात्रक कैसे बनाएंगे? उसकी भौतिक राशियों से। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए इसका जो मात्रक बन जाता है कूलाम इंटू मीटर बन जाता है। तीसरा, इसका जो विमा निकलेगी वो विमा कैसे निकलेगी? पी वेक्टर बराबर, अब जो आवेश की विमा है वो तो आप जानते हैं m0 l0 t1 a1, और दूसरा यहाँ पे जो दूरी है उसकी विमा क्या बनती है? m0 l1 t1, ठीक है, सॉरी t0। तो दोनों का जो गुणनफल करते हैं तो हमारा टोटल मान आता है m0 l1 t1 a1। तो विद्युत द्विध्रुव की जो मान है या विमा जो है वो हो जाती है m0 l1 t1 a1। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूँ और न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक, चलिए बच्चों, मैंने आपको जस्ट क्लियर किया था द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। उससे पहले कुछ देर पहले मैंने आपको क्लियर किया था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और मैंने आपसे कहा था कि हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। देखिए, आज 2 न्यूमेरिकल मैंने इसके ऊपर लिए हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आप सबको करके दिखाऊंगा और दूसरा न्यूमेरिकल आप सबको घर पे करना है। जो मैंने न्यूमेरिकल नीचे लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल आपको सबको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ साइंस सब्जेक्ट हैंडल नहीं कर सकते, आप मैथ साइंस को नहीं कंट्रोल कर सकते। अब जब तक मैथ साइंस ब्रांच के अंदर, मैथ साइंस स्ट्रीम में जो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उसका नॉलेज उतना ही गेन होता है, उतना ही इंक्रीज होता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को टाइम के साथ विद द टाइमिंग प्रैक्टिस पे ले चलिए। प्रैक्टिस करेंगे तो न्यूमेरिकल अच्छी तरह कमांड कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। देखिए, पहले न्यूमेरिकल वो पढ़ के बताता हूँ। न्यूमेरिकल है क्या एक्चुअल में द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड कि NaCl अणु में, NaCl क्या एक सिस्टम है, परिवेश बनाती है। मैंने अभी आपको उदाहरण से मैं भी समझाया था, NaCl HCl H2O बहुत सारे उदाहरण है। तो NaCl अणु में Na+ और Cl- आयन के मध्य की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? 1.28 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.28 एंगस्ट्रॉम की दूरी दोनों के मध्य दे रखी है। तो उन दोनों की मध्य द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अभी आप लोग जानते हैं इसके आंसर को किस तरीके से निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे NaCl है, तो NaCl का जो स्वरूप है वो कुछ Na+ और Cl- के द्वारा निर्माण हुआ है। ठीक है, अब NaCl इन दोनों की जो मध्य दूरी रखी गई है, यानी कि Na+ और Cl इन दोनों की मध्य जो दूरी रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इन दोनों के मध्य द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि दोनों के मध्य की दूरी जो है वो 1.28 एंगस्ट्रॉम रखी गई है। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाले थे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P वेक्टर बराबर 2aq वेक्टर, 2a वेक्टर q, ये q इंटू 2a वेक्टर। यह जो q है वो दे रखा है आवेश का परिमाण। और जब आवेश धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, तो परिमाण जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और आवेश का जो मान होता है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है -19 कूलम। ये आवेश का परिमाण होता है। किसी भी आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परिमाण कहलाती है। अब Q का मान तो यहाँ से आ चुका है, लेकिन हम जानते हैं 2a का मान, तो
2 तो इंटू हो जाएगा किसके साथ, ए के साथ। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 1.28 एंगस्ट्रॉम। देखिए 1.28 एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर। तो इस 1.28 एंगस्ट्रॉम को जब बदला जाएगा तो हो जाएगा 1.28 इंटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप लोग 10 की घात माइनस 10। ठीक है, अब ये जो मीटर में बन गया तो आप लोग इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे मीटर की वैल्यू यानी कि दूरी की वैल्यू रख सकते हैं और प्लस आवेश का परिमाण भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, तो यहाँ पे ए वेक्टर का मान कितना है 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, और यहाँ पे क्यू का जो मान होगा वो यहाँ क्यू का मान आप यहाँ पे रख देंगे। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, आप सबका जब गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ई वेक्टर मिलेगा यहाँ पे 2.048 10 टू पावर, ये माइनस 10 है और ये 10 टू पावर माइनस 19 है। दोनों आधार सेम है, बेस समान है, पावर जुड़ जाएंगी तो ये 10 और 19 हो जाता है माइनस 29। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब कितना है कूलम इंटू मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना निकला 2.048 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलम इंटू मीटर। ठीक है, मैंने इसी जो छोटे रूप में लिखा दिया है, आप थोड़ा सा बड़ा देख लीजिए, इसे बड़ा कर लीजिए कूलम इंटू मीटर। और देखिए इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल मैंने आपको और दिया है, तो लेकिन मैंने इसमें आवेश का परिमाण नहीं बताया। इसमें खुद में उसने पहले से दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम, केवल एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। ठीक है, दोनों की मध्य जो दूरी है वो एक एंगस्ट्रॉम की है। तो वो पूछवा रहा है कि दोनों के मध्य द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है जो भी मैंने करके आपको दिखाया है, वही आवेश का परिमाण होगा। बस इसमें दूरी का मान एक एंगस्ट्रॉम है, उसमें दूरी का मान 1.28 एंगस्ट्रॉम था। और इस तरीके से आप द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, जब हम द्विध्रुव आघूर्ण अक्षीय रेखा पर निकालेंगे। याद रखिए अगला जो टॉपिक है, अगली जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी अक्षीय रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु P के कारण, किसी भी बिंदु के कारण द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, किस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी अक्षीय रेखा पर उपस्थित किसी भी बिंदु आवेश के कारण क्या होती है, उसे आप अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग मेहनत करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियो ऑनलाइन बना रहे हैं, और कभी ऐसा मौका नहीं मिला था ऑनलाइन, हम लोगों ने नहीं सोचा था टीचर्स ने कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि ऑनलाइन वीडियोस डिलीवर की जाएंगी। लेकिन कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस लगा दी गई हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम पूरा फुल तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। ठीक है, पढ़ना है आपको, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपको इस साल बोर्ड के पेपर भी देने हैं, आगे आने वाले नेक्स्ट हाई लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स भी हैं जिसमें आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो थिंक योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।